सो हाय एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी थी वो सारी चीज़ें अभी हेल्प करेंगी हमें आगे की प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। सो लेट्स डायरेक्टली डीप डाइव इन प्रोबेबिलिटी स्पेस। सो प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता है उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ओमेगा हम लोग ने पहले देखा था। ओमेगा इज नथिंग बट सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल ऑल आउटकम्स। ठीक है, किसी भी इवेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज का अगर हम एक सेट बनाए, सो दैट इज नथिंग बट सैम्पल स्पेस। इवेंट इवेंट हमने देखा था। इवेंट इज नथिंग बट, इवेंट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वो सारे सेट ऑफ आउटकम्स जो कि आ सकते हैं। ठीक है, तो एक इवेंट घटा या एक इवेंट हुआ, एन इवेंट हैज occurred only when a subset of that sample space is occurred या आउटपुट। सो इवेंट का बेसिक मतलब ये है कि भाई हमने जो भी एट हैंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन किया था उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं, उन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या वो सारे घटनाओं के वो सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो भी पॉसिबल हैं, जो भी वो रिजल्ट आ सकते हैं, उनका एक सबसेट विल बी द आउटपुट फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। नाउ अब ध्यान से देखना, सो बहुत जगह ये लिखी रहती हैं, और अगर कभी एमसीक्यू में आ गया, बस उसकी उस चीज़ के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज पीपल विल कम बैक टू मी एंड दे विल से यार यार एमसीक्यू में कुछ ऐसा कुछ आ गया था। सो बस हल्का सा देख लो, बाकी तो आगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। इट्स जस्ट दैट। तो फील्ड एफ, कुछ एक एंटिटी होती है फील्ड जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होता है? अ सब कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ sample space omega such that if a comma b belongs to field, then a intersection b should also belong to field, and a union b should also belong to field. If a belongs to field, then a complement should also belong to field, and null set should also belongs to field. तो कहने का मतलब ये है कि सैम्पल स्पेस के सबसेट्स कितने होंगे। लेट्स से सैम्पल स्पेस में अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ outcomes is n, so 2 raised to power n will be the total number of subset power set, जो हम लोग ने चीज पढ़ी थी। so a sub collection of the set मतलब a sub collection of the subsets of omega। ठीक है, so subsets of omega का सब कलेक्शन, ठीक है, such that a comma b belongs to field, then a intersection b, let's say ए इज सम इवेंट, बी इज सम इवेंट, तो उनके कुछ सेट ऑफ आउटपुट्स होंगे, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एफ में होना चाहिए, यूनियन भी एफ में होना चाहिए। ठीक है, अगर ए फील्ड का पार्ट है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी फील्ड का पार्ट होना चाहिए, नल इज ऑलवेज अ फील्ड। ठीक है, नाउ सिग्मा फील्ड क्या होता है? सो सिग्मा फील्ड एफ इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा और सैंपल स्पेस विच इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है कलेक्शन ऑफ द सबसेट्स, यहाँ बोला है a sub collections of the set of all subsets। okay, now a collection of the subsets of sigma of omega is called sigma field if, let's say, a1 a2 up till any number of events belongs to field, then उनका जो भी यूनियन होगा that also belongs to that field। uh, all events का intersection should also belong to that field। if A belongs to that sigma field, then A complement should also belong to that sigma field, and null should also belongs to that field। Now, so इसका कहने का मतलब ये है कि भाई this is nothing but closed under countable unions and this is closed under countable intersection। So यहाँ पे countable unions and countable intersection मतलब countable infinite unions and countable infinite intersection। if ये जो भी number of events होंगे इस सिग्मा फील्ड में वो सारे काउंटेबल इन्फिनाइट होने चाहिए। अनकाउंटेबल इन्फिनाइट्स के लिए सिग्मा फील्ड की डेफिनेशन होल्ड नहीं करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, द पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस
पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेसेस सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। पावर सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे सबसेट्स एज एलिमेंट मौजूद होंगे जो कि सबसेट्स हैं ओमेगा की या सैंपल स्पेस के, विच कंटेन्स ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा इज ऑब्वियसली a sigma field. Okay, now a probability measure p on sample space omega, and f is a function such that probability p is defined as f function towards mapping of 0 to 1 satisfying the axioms of probability. ठीक है, now there is some probability function which will take some input and it should always output in between 0 to 1, in between 0 to 1, and this function is must always satisfy the axioms of probability. वो सारे axioms जैसे कि सारी probability 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस में जितने भी इवेंट्स या हो सकते हैं, राइट, जितने आउटकम्स आ सकते हैं उन सारे उनका सम शुड बी इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। वो जितने भी एग्जाम्स हम लोगों ने देखे थे, द ट्रिपलेट सैम्पल स्पेस सिग्मा फील्ड एंड दिस p, this probability measure where f is a sigma field is called probability space। ठीक है, डेफिनेशन के लिए बता दिया, बाकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग सेम है। ठीक है, नाउ एक्सियम ओके, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहली एक्सियम क्या कहती है या रूल क्या कहता है? नॉन नेगेटिविटी। कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती है, राइट। नॉर्मलाइजेशन, probability of entire sample space is always one। let's say tossing a coin, तो मेरे पास सैम्पल स्पेस में क्या हो सकता है? टॉसिंग अ कॉइन में सैम्पल स्पेस में होगा इधर टेल्स आएगा या हेड्स आएगा। टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। सो probability corresponding to each and every element of that sample space should add up to 1। so that is this finite additivity। finite additivity बोलने का मतलब ये है कि अगर if event a1 to an are mutually disjoint, then probability of a1 union a2 up till an can be written as this, right। now इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। so let's say uh, so let's say a1 a2 a3 a4 up till an, ठीक है। so these all events are disjoint। these all events are disjoint। disjoint बोलने का मतलब ये है कि उन दोनों इवेंट्स के आउटकम के बीच में जो भी इंटरसेक्शन होगा वो नल होगा, ठीक है। जैसे कि लेट्स से मैंने एक सैंपल स्पेस बनाया लाइक दिस, लाइक दिस, दिस दिस सैंपल स्पेस इज करस्पॉन्डिंग टू टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। क्या जीवन में कभी हेड और टेल के अलावा कुछ और आ सकता है? ठीक है, नहीं आ सकता। तो माई एंटायर सैम्पल स्पेस कंसिस्ट ऑफ ओनली टू टू आउटकम्स, या तो हेड आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। अब जब भी हेड आया तो टेल आएगा नहीं, राइट। तो जब हेड आता है इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट टेल विल कम विल बिकम 0, राइट। एक के होने से दूसरा हो ही नहीं सकता। डिसजॉइंट इवन यही होता है, एक के होने से दूसरा हो ही नहीं सकता, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि कोई इंटरसेक्शन नहीं है इन दोनों इवेंट्स के बीच में, हेड या टेल के बीच में कोई इवेंट। सिमिलरली लेट्स से a1 a2 अप टिल an आर डिसजॉइंट इवेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स, ठीक है। सो म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब ये होता है a1 से an के बीच में कोई भी दो इवेंट्स को ले लो, उन दोनों के बीच में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट कि an और a1 के बीच में ही इंटरसेक्शन नहीं होगा, an का a2 के साथ, समझो। सो nc2 कॉम्बिनेशन कर लो, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होने वाला है। नाउ डिसजॉइंट इवेंट्स का मतलब ये है एक इवेंट के होने से बाकी सारे इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी इज 0। एक इवेंट अगर हो गया तो दूसरा इवेंट हो ही नहीं सकता। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया जीत गई, इंडिया जीत गई, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान जीतने वाला जो भी इवेंट था वो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडिया तो जीत गई है, करेक्ट।
सो या नाउ सिंस ये डिसजॉइंट है तो इनके बीच का कोई इंटरसेक्शन भी नहीं है, कोई इंटरसेक्शन भी नहीं है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AN can be written as probability of A1 plus probability of A2 so on up till probability of AN, and this can be written as summation of I to N probability of A. ठीक है, ये सेम चीज लिखी हुई है. अगर बहुत लोगों को अगर इसमें दिक्कत होती है तो कुछ नहीं भाई, आई की वैल्यू 1 से n तक इसमें पुट करते रहो. समीशन है मतलब सारे टर्म्स में प्लस लगाते रहो. तो पहले आई की वैल्यू 1 आ गई, फिर प्लस लगाओगे क्योंकि ये समीशन है, फिर आई की वैल्यू आएगी 2, सो ऑन अप टिल. ठीक है, यही चीज है. नेक्स्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं. सो लेट्स से दिस इज अ सैंपल स्पेस, दिस इज इवेंट ए. देन इवेंट ए का मतलब है कि सैंपल स्पेसेस टोटल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. उन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में इतने आउटकम्स हैं. अगर इन आउटकम में से कभी भी कुछ भी आता है तो मैं कहूंगा कि इवेंट ए हैज ऑकर्ड. अगर इन आउटकम्स को छोड़ के अगर कुछ दूसरे आउटकम्स आते हैं तो मैं बोलूंगा ए ऑकर नहीं हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट ऑकर हुआ है, मतलब ऑपोजिट ऑफ ए इज ऑकर्ड. ओके, नाउ सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू 1 और कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ. ठीक है, क्यों? ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1. क्योंकि अगर सैंपल स्पेस इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, तो कोई भी इवेंट हो रहा है तो उन्हीं सेट ऑफ आउटकम्स में से कोई ना कोई एक इवेंट आने वाला है, आउटपुट आने वाला है, आउटकम आने वाला है. करेक्ट. तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. ठीक है, मैं कहूँ कि टॉस अ कॉइन एंड प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट अ हेड और अ टेल. ठीक है, तो या तो हेड या तो टेल ही आएगा भाई, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. ठीक है. Let's say you are thirsty, probability that you will drink something, always 1, right? You won't be thirsty. Next, if this is A, this is B, then this is nothing but A intersection B, right? So probability of A union B can be written as probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, because probability of A will be this, probability of B will be this, and you have counted A intersection B twice in A and in B. ठीक है, इसको 2 बार गिन लिया था आपने, ए में भी गिन लिया एक बार और एक बार बी में भी गिन लिया, तो एक बार बस इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. करेक्ट, सेम सेट सेट प्रॉपर्टीज. Similarly, probability of A union B can be written as probability of A intersection with B intersection A complement. ठीक है, and this can be written as this. Okay, now okay, so this is B intersection A complement. So A complement is nothing but this A complement का intersection with B का intersection with B will be only this. Okay, so probability of A union B can be written as probability of A is A ये पूरा आ जाएगा, A ये पूरा आ जाएगा, और B intersection A complement is nothing but ये B minus A जो भी बचा हुआ है. B minus A means element of B which is not present in A, B minus A, right? Now these both are disjoint. These both अभी के लिए A and B intersection A complement are disjoint, दिख रहा है? करेक्ट, क्योंकि A और B intersection A complement में कुछ भी intersection नहीं होगा. So if these are disjoint, can be written as P of A plus P of this. Okay, now for n disjoint events A1 to AN such that A1 union up till AN gives me sample space, so this can be written as this. मैंने बताया था. And इन सब का probability can be written as summation of I equal to 1 to n probability of AI, and since A1 to AN sample space बनाते हैं मेरे, so this probability will be 1. Now probability of null space, probability of null set will be 0, right? And probability of uh, sample space union, probability of sample space union with null set. So कहने का मतलब ये है कि भाई लेट्स से यू आर टॉसिंग अ कॉइन. ठीक है, तो आउटकम आ सकता है हेड या टेल. अब इसका इसका यूनियन विथ नल सेट क्या होगा? हेड और टेल ही होगा. ठीक है, सो दिस इज माई अगर सैम्पल स्पेस. सो सैम्पल स्पेस यूनियन के बाद भी क्या होगा? हेड और टेल होगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर सैम्पल स्पेस क्या होगा? इट इज ऑलवेज 1. नेक्स्ट. ठीक है ना. सो ये पुराना एग्जाम्पल याद है कि भाई क्रिकेटर
बॉल में कितने रन मारेगा। सो लेट्स से कि ये एक अपने भाई हैं, वीरू भाई, वीरूपा जी हैं। सो आउटकम आउटकम क्या क्या हो सकता है लेट्स से। या तो बॉल डॉट बॉल होगी, या तो 1 रन होगा, 2 रन होगा, 3 4 5 6, ठीक है। आउट तो हो ही नहीं सकते, वीरूपा जी हैं। नाउ लेट्स से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A0, ठीक है। सो A0 A1 A2 अप टिल A6, ठीक है। सो A0 इज नथिंग बट, या A0 इज नथिंग बट इवेंट दैट इट इज अ डॉट बॉल या 0 रन बनेंगे। A1 इज या इवेंट कि एक ही रन बनेगा, मतलब A1 का मतलब यह है कि ऐसा इवेंट जिसका आउटकम वन आने वाला है। इसका मतलब यह है A1 एक ऐसा इवेंट कि रन एक ही बनने वाले। A2 मतलब इवेंट सच दैट कि रन दो बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, ठीक है। सो इनकी प्रोबेबिलिटी लेट्स से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 A6 A। ओके। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने चौके छक्के की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखी है, ठीक है, क्योंकि भाई वीरू बाजी है, चौके छक्के तो मारेंगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स से देर इज अ इवेंट E1, ठीक है। इट इज सेइंग कि स्कोरिंग अ बाउंड्री, स्कोरिंग अ बाउंड्री। सो what is the probability of E1? What is the probability of E1? Probability of E1 is nothing but, probability of A4 union A6, करेक्ट। बाउंड्री मतलब या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। सो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A6। मैं प्लस क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि A4 और A6 डिसजॉइंट सेट्स हैं। चौका लगने का मतलब है कि छक्का कभी लग नहीं सकता, छक्का लगने का मतलब है कि चौका कभी लग नहीं सकता। एक के हो जाने से दूसरा असंभव, इंटरसेक्शन इज नल, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 प्लस A6, ठीक है, इज नथिंग बट 0.3 प्लस 0.45 इज नथिंग बट 0.75, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज स्कोरिंग इवन रन्स। स्कोरिंग इवन रन्स मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो 0, या तो 2 रन बने, या तो 4 रन बने, या तो 6 रन बने, ठीक है। ऑल आर डिसजॉइंट, ऐड करके हो जाएगा स्कोरिंग रन्स डिविजिबल बाय 2 और 3। स्कोरिंग रन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग रन्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 मतलब लेट्स से दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ रन्स, अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट डिविजिबल बाय 3 यूनियन डिविजिबल बाय 2 यूनियन डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ रन्स डिविजिबल बाय 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रन्स डिविजिबल बाय 3 minus probability of runs divisible by 2 intersection 3. Now, probability of runs divisible by 2 is nothing but probability of E2 जो अभी निकाला था, मतलब even, ठीक है। probability of runs divisible by 3 क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, A3 यूनियन A6, ठीक है, माइनस probability of runs divisible by 2 and 3 बोथ, मतलब probability of A6, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल दो, कंप्यूट कर लो, ठीक है। आई जस्ट होप ये चीज समझ में आई, ठीक है, नहीं तो रिवाइंड करके पीछे देख लो, ठीक है। नाउ इक्विलाइटली आउटकम्स क्या होते हैं। इक्विलाइटली आउटकम्स का मतलब ये है सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस में जो भी आउटकम आ सकता है किसी भी इवेंट के करस्पॉन्डिंग, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन, हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है, इक्वली लाइकली, या दोनों की प्रोबेबिलिटी इज सेम, हाफ एंड हाफ। रोलिंग अ डाई, 6 फेस होते हैं, हर फेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, ओके। नाउ सो देर इज अ गुड क्वेश्चन इन एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी, ले लेते हैं। तो क्या बोलता है कि भाई दो लोग हैं, P1 and P2, दो लोग हैं P1 and P2, P1 and P2, दोनों के बीच में कंपटीशन है। क्या कंपटीशन है कि भाई दोनों के पास एक एक सिक्का है, दोनों के पास एक एक सिक्का है, ठीक है। अब वो लोग टॉस करेंगे, ठीक है, टॉस करेंगे। बोला है कि भाई जीत उसकी होगी जब हेड आ जाएगा, जीत उसकी होगी जब हेड आ जाएगा, ठीक है। जब तक हेड नहीं आएगा तब तक टॉस करते रहो, जब तक हेड नहीं आएगा तब तक टॉस करते रहो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि P1 जीतेगा, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि P2 जीतेगा, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि P1 जीतेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि P2 जीतेगा, ठीक है। और बोला गया है कि भाई लेट्स से कि जो पर्सन वन है उसने टॉस करना स्टार्ट किया, ठीक है, पर्सन 1 है उसने टॉस करना स्टार्ट किया। तो क्या हो सकता है भाई, लेट्स से पहले P1 को जिताते हैं, क्या हो सकता है, तो मान लो कि पहली बार P1 ने टॉस किया और पहली बार में ही हेड आ जाए,
गेम खत्म। मतलब जो पर्सन टू है वो तो बिना खेले ही बाहर हो गया। पर्सन वन का पहली बार में ही हेड आ गया। ठीक है। नाउ अभी अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं कि भाई पी वन जीतेगा, तो हर बार हम इस वो सारे केसेस सोचते हैं जब पी वन ही जीतेगा। ठीक है, तो या तो हेड आ जाए पहली केस में क्योंकि पी वन ही स्टार्ट कर रहा है। नाउ हेड आने के बाद या तो दूसरे केस में पी वन का टेल आए, मतलब स्टार्ट हो रहा है पी वन से तो टेल आए, और पी टू का भी टेल आए, और फिर पी वन का हेड आ जाए। तीसरा पी वन का टेल आए, पी टू का टेल आए, फिर वापस पी वन का टेल आए, फिर वापस पी टू का टेल आए, और फिर वापस पी वन का हेड आ जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये सारे केसेस जिसमें हमेशा पी वन स्टार्ट करेगा टॉस करना और पी वन की ही जीत होगी। ठीक है, ये सारे केसेस वो हो गए। ठीक है, देख लेते हैं इनको। सो लेट्स से पी वन ने पहली बार में ही टॉस किया और हेड आ गया, नहीं तो पी वन का टेल, पर्सन वन का टेल, पर्सन टू का टेल, वापस पर्सन वन का हेड आ गया। ठीक है, ये सारे केसेस वो हैं जब पी वन को हम जिताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर वापस पी वन का टेल, पी टू का टेल, पी वन का टेल, पी टू का टेल, फिर पी वन का हेड आ जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये ऐसे सारे केसेस चलते रहेंगे। इन्फिनाइट केसेस होंगे। करेक्ट, इन्फिनाइट केसेस होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हेड नहीं आएगा तब तक किसी की जीत निश्चित नहीं होगी, तब तक ये इवेंट खत्म नहीं होगा। ठीक है। नाउ क्या प्रोबेबिलिटी की पी वन जीतेगा? क्या प्रोबेबिलिटी की पी वन जीतेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पी वन विल बी, इन सारे केसेस का प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो। करेक्ट। सो इसका प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ, इसका प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 क्यूब। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2⁵, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ जीपी, विथ infinite terms, a less than uh, greater than 0, less than 1। correct, gp infinite terms। ठीक है। सो व्हाट इज द समेशन ऑफ जीपी विद इनफिनाइट टर्म्स सच दैट a is in between 0 to 1, that is nothing but a upon 1 minus r, ठीक है। a is nothing but the first term, r is the ratio of the ratio of the ratio of this by this, two consecutive terms, so that आर इज नथिंग बट कि भाई मैं फर्स्ट टर्म किसी भी टर्म को इस आर से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, जीपी का जीपी किस फॉर्म में होता है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सो ऑन। नाउ ठीक है, अगर वन से बड़ा होता तो इनका समेशन तो इनफाइनाइट हो जाता ना। ठीक है। नाउ सो दिस इज नथिंग बट 2/3, दिस इज नथिंग बट 2/3। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वन इक्वल टू विन का 2/3 आ गया। ठीक है, तो पी वन जीते या पी टू जीते, दोनों डिसजॉइंट है, अगर पी वन जीत गया तो पी टू कभी नहीं जीत सकता, पी टू जीत गया तो पी वन नहीं जीत सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वन विंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी टू विंस शुड ऑलवेज बी वन, कभी पी वन जीत गया तो कभी पी टू नहीं जीत सकता, पी टू जीत गया तो पी वन नहीं जीत सकता। करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी पी टू इक्वल टू वन विल बी इक्वल टू 1 माइनस पी वन इक्वल टू 1 विन, विच इज 1 - 2/3 इक्वल टू 1/3। करेक्ट। नाउ यहाँ पे एक हम लोग ने गलती करी है। क्या गलती करी है? गलती ये करी है कि ये जो भी है यार, ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ केसेस है। ठीक है। सो ये सारे केसेस या ये सारे छोटे छोटे इवेंट्स, ठीक है, ये छोटे छोटे इवेंट्स, ठीक है। ये इवेंट क्या था कि भाई पी वन पहली बार में ही जीत जाए, ये इवेंट क्या था कि पी वन दूसरी बार में जीते, ये इवेंट क्या था कि पी वन तीसरी बार में जीते, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, एंड कलेक्टिवली ये सारे के सारे इवेंट्स क्या बोल रहे थे कि पी वन जीते। ठीक है। नाउ सो ये जितने भी इन्फिनाइट केसेस थे या इवेंट्स थे, क्या ये काउंटेबल इन्फिनाइट है? बिकॉज फाइनाइट एडिटिविटी, रूल नंबर थ्री प्रोबेबिलिटी का रूल नंबर थ्री, एक्सियम्स थ्री, इज अ फाइनाइट एडिटिविटी। ये तभी कर सकते हैं हम इसको जब ये सारे के सारे इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स आर फाइनाइट एडिटिविटी और काउंटेबल इन्फिनाइट। तो क्या ये काउंटेबल इन्फिनाइट है? काउंटेबल इन्फिनाइट है? तो ये तो था यार पी वन का केस। पी टू का केस क्या होगा? लेट्स से कि पी टू को जिताएं, मतलब हेड, पहले पी वन का टेल आ जाए और पी टू का हेड आ जाए, फिर पी वन का टेल आए, पी टू का टेल आए, फिर पी वन का टेल आए और पी टू का हेड आ जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली पहले टाइम में पी टू जीता, दूसरे टाइम में पी टू जीता, तीसरे टाइम में पी टू जीता, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। अब पी वन से ही क्यों स्टार्ट करें? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई पी वन ही स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, पी वन ही स्टार्ट कर रहा है, तो अगर पी टू को मेरे को जिताना है तो पी वन का पहले बार में ही टेल आना चाहिए, ताकि जब पहली बार पी टू टॉस करे तो हेड आएगा। सिमिलरली
P1 का टेल, P2 का टेल, P1 का टेल, एंड देन P2 का हेड आएगा दूसरी बार में, करेक्ट? सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये वो सारे केसेस थे जब P2 जीतेगा, और ये वो सारे केसेस थे जब P1 जीतेगा। और ये दोनों ही इनफाइनाइट है, दोनों ही इनफाइनाइट है। तो क्या ये काउंटेबल इनफाइनाइट है कि अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है? अगर ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है तो हमने ये जो भी चीज़ें करी हैं ये होल्ड ट्रू नहीं करती, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं कि ये काउंटेबल इनफाइनाइट है कि नहीं। सिंपल सी बात है यार, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर 1:1 मैपिंग हो जाती है, इसका मतलब कि ठीक है ना। मैंने वो P1 का केस और P2 का केस दोनों ही ऐड कर दिया, ठीक है। तो लेट्स से P1 ने उछाला और जीत गया, ठीक है। P1 ने उछाला और टेल आया, फिर P2 ने उछाला तो जीत गया, ठीक है। P1 ने उछाला टेल आया, P2 ने उछाला टेल आया, P1 ने उछाला तो हेड आ गया, ठीक है। P1 का टेल आ गया, P2 का टेल आ गया, P1 का टेल आ गया, P2 का हेड आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर ध्यान से देखोगे तो जो इसमें अल्टरनेट टर्म्स है वो ये वाली एक केसेस है जिसमें P1 जीत रहा है। जो अल्टरनेट टर्म्स होंगी वो वाले केसेस हैं जिसमें P1 जीत रहा है। और ये सेकंड टर्म से वो वाले केसेस हैं जिसमें P2 जीत रहा है, जिसमें P2 जीत रहा है। तो ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इनको मैं मैप कैसे कर सकता हूँ, इनको मैं मैप कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। एक तरीका ये, एक तरीका ये, ठीक है, कि भाई देखो हेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसमें ये पहली टर्म में ही हेड आ रहा है, या पहले चांस में ही हेड आ गया, इसमें दूसरे चांस में हेड आ गया, इसमें तीसरे चांस में हेड आ गया, इसमें चौथे चांस में हेड आ गया, इसमें पांचवें चांस में हेड आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली अगर मैंने फर्स्ट केस को 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मैं ये कह सकता हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 1:1 मैपिंग हो रही है ये सारे केसेस के लिए। इसका मतलब कि ये काउंटेबल इन्फिनिट सेट है। इसका मतलब ये काउंटेबल इन्फिनिट सेट है, इसका मतलब कि जो भी हम लोग ने चीज़ें की थी वो सारी सही की है, करेक्ट। ना मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय।